हाँ हम छोड़ दिए। क्वेश्चन हम लोग 1 और पीक 2 के कर लिए थे। अब मॉडल सेट 3 के क्वेश्चन करेंगे, और 3 में भी कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, उसके आगे से करते हैं। क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन लिख लीजिए। निम्नलिखित में कौन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? इसके ऑप्शन है जल के अवशोषण, एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन ऊपरी मुखी गति में सहायक। ये बी हो गया। यह पौधे में ताप का नियमन करता है। सी हो गया, यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है। और डी हो गया, यह भोजन का संवहन करता है। तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? जल के अवशोषण एवं जल से पत्तियों तथा जल तथा खनिज लवण के संवहन ऊपरमुखी गति में सहायक, या पौधों में ताप का नियमन करता है, या जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है, या भोजन का संवहन करता है। डी आंसर है सर। क्या होना चाहिए? डी आंसर है सर। कौन सा? बी? डी डी बी? डी सर। और कोई सर बताइए। यह भोजन का संवहन करता है सर। डी है? यस सर। इसका आंसर डी होगा, बी नहीं होगा। अब बताते हैं कैसे। देखिए,
जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है, वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। किसके द्वारा? जो रंध्र होते हैं यानी स्टोमेटा, उससे वाष्पोत्सर्जन होता है। और रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में। ठीक है। होता क्या है कि जो पत्तियां हैं उसमें स्टोमेटा है, और स्टोमेटा कनेक्टेड होते हैं जाइलम से, और जाइलम कनेक्टेड होता है पूरा जो है वो नीचे रूट तक। ठीक है। तो जो रूट है यानी जड़ें, जड़ें क्या करती हैं? पानी को यानी कैपिलरी वाटर को वो ऊपर तक ले जाती हैं। तो जड़ें में क्या है? जाइलम है। जाइलम से जो जल है और खनिज लवण है वो क्या होता है? अवशोषित होता है। अवशोषित होके वो अलग अलग पार्ट में पहुंचता है। तो जब एक्सेस वाटर पहुंच जाता है पौधे में, तो अब वो एक्सेस वाटर क्या होगा? उसको रिलीज भी होना चाहिए। तो रिलीज कैसे होगा? वो यहाँ पर जो स्टोमेटा होते हैं वो जब डे होता है, ठीक है, उसमें खुलते हैं, और खुलने के बाद यहाँ से जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर में कन्वर्ट होके मिल जाते हैं। तो हो क्या रहा है कि वाटर का ये पूरी तरीके से रेगुलेशन कर रहा है। तो वाटर का रेगुलेशन क्या कहलाता है? वाटर का रेगुलेशन कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है। तो पौधों में ऑस्मो रेगुलेशन किससे होता है? स्टोमेटा से यानी ट्रांसपायरेशन से। और ऑस्मो रेगुलेशन इसलिए जरूरी है कि अगर एक्सेस वाटर ले लिया तो वाटर को रिलीज करना, और अगर वाटर की कमी है तो वाटर को यहां से अवशोषित करना। तो कुल मिला के वाटर को मेंटेन किया जा रहा है। तो मेंटेन करने से क्या हो रहा है कि देखिए ये पहला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि जल का अवशोषण जड़ों से पत्तियों तक तथा जल एवं खनिज लवण का संवहन ऊपरमुखी गति में सहायक। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि जब यहां से क्या होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया यानी भाप में कन्वर्ट हो गया, तो जड़ों से क्या होगा? जो पानी का होगा या जल का होगा उसका अवशोषण होगा, ऊपर तक जाएगा। तो ये प्रोसेस ट्रांसपायरेशन में होती है। दूसरा, ताप का नियमन। ताप का नियमन इसलिए होता है वाष्पोत्सर्जन में कि ये जो पत्तियां हैं अगर ओवर हीट होती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश ज्यादा देर तक है या सूर्य का प्रकाश बहुत तेज है, तो क्या होगा? यहाँ पर वाटर आता रहेगा, मूव होता रहेगा, ऊपर पहुंचता रहेगा। ठीक है। और ट्रांसपायरेशन होता रहेगा यानी वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा। तो इसलिए ये क्या करता है? ये ताप का भी नियमन करता है कि हीट है तो फिर जल को तेजी से अवशोषित करना, और अगर हीट कम है तो जल को कम अवशोषित करना। तो ताप का नियमन इसी से होता है। इवन अगर जो ह्यूमन बॉडी है या मानव का जो शरीर है वो भी यही करता है। जब ज्यादा हीट होती है तो क्या होता है? स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है। तो पसीना निकलना क्या हुआ कि आपके बॉडी का जो आउटर टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना। उसी तरीके से पौधे भी अपना आउटर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं इसी इसी प्रक्रिया द्वारा यानी वाष्पोत्सर्जन द्वारा। तो ये भी काम होता है। तीसरा काम क्या है कि जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करना। तो हमने बताया कि जब यहाँ से क्या होगा, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये यहाँ से अवशोषित होगा। तो अवशोषित किससे होगा? जल से, अरे जाइलम से। तो जाइलम को फोर्स कौन देता है? यही ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। अगर वाष्पोत्सर्जन ना हो तो जल की आवश्यकता क्या है? जल जितना है उतना मेंटेन है। लेकिन जब जल जो है वो कम होना शुरू होगा या वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो फिर से जाइलम क्या करेगा? जाइलम वाटर जो है अंदर से ले लेगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है? जाइलम में गति प्रदान करता है जल को अवशोषित करने के लिए। तीसरा, भोजन का संवहन।
अब वाष्पोत्सर्जन का भोजन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन में लॉस किसका हो रहा है? सिर्फ जल का। तो जो भी जल से रिलेटेड है, यानी कि जाइलम, या फिर जो जाइलम का फोर्स है, या फिर वाटर लॉस है, ऑस्मोरेगुलेशन है, या पत्तियां हैं, या जड़ें हैं, उनका तो इसमें समझ में आता है, लेकिन भोजन का इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो भोजन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यानी कि भोजन का संवहन सिर्फ कौन कर रहा है? फ्लोएम कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? पपीता सर। पहले मत बताइए, जब लिख ले तब बताइए। कई लोग जिनको नहीं पता है उनको फिर दिक्कत होगी, उनको भी तो मौका दिया ना। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? आम है कि पपीता है कि सरसों है? तो जो पपाया है यानी पपीता, ये एक लिंगी पौधा है। यस सर। देखिए, एक लिंगी और द्विलिंगी यानी यूनिसेक्सुअल। एक लिंगी का क्या मतलब हो गया? यूनिसेक्सुअल। और द्विलिंगी का मतलब हो गया बाइसेक्सुअल। ठीक है, जनरली जो प्रिमिटिव पौधे होते हैं, प्रिमिटिव का मतलब जो जिनमें दिक्कत होती है पॉलिनेशन की, उन पौधों में अधिकतर जो पौधे हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, जैसे टेरिडोफाइट है, ठीक है, वो बाइसेक्सुअल पौधा है। ब्रायोफाइट है, वो जनरली बाइसेक्सुअल होते हैं। मतलब उन ऐसे पौधे जिनमें रिप्रोडक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, या अगर पॉलिनेशन ना हो तो उनमें क्या हो, रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, तो वो बाइसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल वो पौधे एडवांस पौधे होते हैं। एडवांस समझ रहे हैं? एडवांस का मतलब ये है कि उनमें पॉलिनेशन बहुत आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे पौधे बाइस सेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल और यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग पौधा होता है। जैसे पपीता का मेल पौधा अलग होता है और पपीता का फीमेल पौधा अलग होता है। ठीक है, और इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है? पपीते में, पपीते में पॉलिनेशन होता है कीट द्वारा। किसके द्वारा? कीट द्वारा। जो कीड़े हैं वो उसके पौधे, एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचते हैं और वहां पर क्या करते हैं, इसका जो पॉलन है वो पहुंचाते हैं। जो मेल पौधा है उसमें से पॉलन पहुंचता है स्टिग्मा तक, ठीक है, यानी फीमेल पौधे तक। जबकि आम, सरसों, गुड़हल, ये पौधे क्या है? ये पौधे बाइसेक्सुअल है, यानी कि द्विलिंगी है। इनमें मेल और फीमेल एक ही में होता है। जैसे आपने गुड़हल का पौधा देखा होगा, तो गुड़हल के पौधा ऐसा होता है,
ठीक है, इस तरीके से गुड़हल का पौधा है। अब इस गुड़हल के पौधे में ये जो पौधे का भाग है ये कहलाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये जो पार्ट है ये कहलाता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मतलब ये है कि ये हो गया ओवरी, ये हो गई स्टिग्मा, सॉरी स्टाइल, और ये हो गया स्टिग्मा। तीन पार्ट होते हैं फीमेल फ्लावर में। क्या क्या होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। उसी तरीके से जो मेल फ्लावर होता है उसका क्या पार्ट है? ये है एंथर, और जिससे जुड़ा होता है उसको कहते हैं फिलामेंट या तंतु। तो एंथर और फिलामेंट यानी मेल ठीक है, समझ में आया? जिसमें मेल और फीमेल एक ही में हो, जैसे कि गुड़हल, वो कहलाते हैं बाइसेक्सुअल। और जिसमें अलग अलग हो, मेल अलग हो, फीमेल फ्लावर अलग हो, तो वो कहलाता है यूनिसेक्सुअल। उसका एग्जाम्पल कौन सा है? पपीता। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? ठीक है, चित्र ये हम पिछली बार भी बना चुके हैं जब आप को समझा रहे थे। तो इसके ऑप्शन है ए बाहुखंडन, बी मुकुलन, सी विखंडन, और डी पुनरुद्भवन। चलिए, लगभग सभी को पता होगा, बताइए। मुकुलन है सर, मुकुलन सर। ठीक है, तो ये जो चित्र है ये अलैंगिक जनन का है, यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर मुकुल बन रहा है यानी कि बड अगर बन रहा है तो ऐसी प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। ठीक है,
तो ये जो चित्र है ये हाइड्रा में मुकुलन का है। हाइड्रा में क्या होता है, कोई एक पार्ट वो ओवर ग्रो करता है। ओवर ग्रो का मतलब उसमें ज्यादा सेल डिवीजन होते हैं, सेल डिवीजन होने से वो क्या करता है, स्वेल हो जाता है और धीरे धीरे वो फिर एक न्यूली हाइड्रा तैयार कर लेता है और यहाँ से ब्रेक होके वो फ्री लिविंग यानी कि फ्री होके नई अपनी इंडिविजुअल लाइफ शुरू कर देता है। तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। ठीक है, ये जितनी भी प्रक्रिया है, विखंडन, मुकुलन, बहुखंडन, पुनरुद्भवन, ये सब अलैंगिक जनन की प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित इंग्लिश में बना देंगे, इंग्लिश हम नहीं पढ़े। में कौन मादा जनन तंत्र का भाग यार बैठो ना यार, इज्जत खराब कर दे रहा। देखो तो तोहिरी का फोटो आ रहा है? हेलो। बोलो। सर 36 नंबर क्वेश्चन। हेलो, हाँ बताइए। 36 वाला क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पिछले वाले में। उसमें पूछा गया है लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है। तो हमने बताया था कि वो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, वो ये काम करता है। ठीक है, इसीलिए उसको दोबारा लिखाया नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है। कि ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, बी है शुक्रवाहिनी, सी है गर्भाशय और डी है शुक्राशय। तो क्या होगा इसका निम्नलिखित में? गर्भाशय होगा सर, ऑप्शन सी सर। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है, यानी कि मादा जनन तंत्र का, जबकि मूत्रवाहिनी यानी जो यूरिटर होता है, शुक्रवाहिनी यानी वास डिफरेंस या शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल, ये सारी चीजें क्या है, ये सब किसका पार्ट है, ये सब है पार्ट मादा नर जनन तंत्र का। ठीक है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर क्या होगा, गर्भाशय यानी कि यूट्रस। ठीक है, यूट्रस जो है वही सही है। ना होला कुछ ये तो शुक्राशय काचे होता है सर, शुक्राशय काचे होता है सर, शुक्राशय काचे होता है सर।
अब देखिए, जितने भी मॉडल सेट के बायोलॉजी के क्वेश्चन थे हमने करवा दिए। अब सेट 4 के क्वेश्चन करते हैं। मॉडल सेट 4। देखिए इसमें क्वेश्चन है, भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है? इसके ऑप्शन है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवहन। सर संवहन होगा। और बताइए, संवहन होगा सर। सभी को संवहन लग रहा है? सर ठीक है, तो इसका क्या उत्तर होगा? संवहन। देखिए, अगर भोजन को में जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ा जाए और फिर उसको अवशोषित किया जाए तो वो प्रक्रिया कहलाती है पोषण। फिर भोजन से अगर ऊर्जा का निर्माण किया जाए तो वो प्रक्रिया कहलाती है श्वसन। भोजन में जो पदार्थ अनडाइजेस्टेड है, यानी कि जिनका डाइजेशन या जिनका पाचन नहीं हो जा रहा है, अपचित भोजन, उनको बाहर निकालना शरीर से, उसको कहते हैं संवहन। और जो सरल जटिल से सरल पदार्थ जो बने, उनको ब्लड से पूरी मतलब उनको शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, उसको कहलाते हैं सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट, यानी कि संवहन। सर उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब जो अपचा भोजन है, जो वेस्ट पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर निकालना, वो कहलाता है उत्सर्जन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती? ए है जल, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है
कार्बोहाइड्रेट और डी है क्लोरोप्लास्ट। तो प्रकाश कार्बोहाइड्रेट होगा सर। कार्बोहाइड्रेट होगा सर। कार्बोहाइड्रेट। किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? तो जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बनता है तो उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही बन रहा है। तो बनाने के लिए चाहिए क्या? जल और कार्बन डाइऑक्साइड, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं है। उसको आवश्यकता को पूरा करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या बन रहा है? CO2 और वाटर मिलके कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, यानी C6H12O6। और इस प्रक्रिया को करने के लिए क्या चाहिए? CO2, वाटर और क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जा रहा है? क्लोरोफिल पाया जा रहा है क्लोरोप्लास्ट में। तो ये तीनों चीजें तो चाहिए, CO2 भी चाहिए, H2 भी चाहिए और क्लोरोप्लास्ट भी चाहिए। ये जब तीनों चीज मिल जाएगी तो बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से अगर लिखा होता ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की भी आवश्यकता नहीं होती। अगला है मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? ये है स्वपोषी पोषण, बी है मृतपोषी, सी है परजीवी और डी है प्राणी संभोजी पोषण। तो मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? सबको पता है, बताइए। तो ये होता है प्राणी संभोजी पोषण। मनुष्य में प्राणी संभोजी पोषण होता है, जबकि पौधों में स्वपोषी होता है। कवक या जो बैक्टीरिया होते हैं यानी जीवाणु, उनमें मृतपोषी पोषण होता है। जनरली जीवाणु वो जो कवक होते हैं उनमें मृतपोषी होता है, जीवाणु में हर तरीके का पोषण पाया जाता है। परजीवी बहुत सारे होते हैं, जैसे स्कैरिस है, फैसियोला है, टीनिया है, इन सब में ये परजीवी पोषण है, या मलेरिया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? ए है काइलिन, बी है पेप्सिन, सी है ट्रिप्सिन,
और डी है लाइपेज। तो लाइपेज सर, लाइपेज। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? लाइपेज। देखिए, वसा को ही लिपिड कहते हैं, ठीक है, या फिर फैट कहते हैं। तो लिपिड का डाइजेशन कहलाएगा, जो लिपिड है उसको डाइजेस्ट कौन करेगा? लाइपेज। डी होगा सर। उसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा नहीं सुना रहा है सर। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? एमाइलोज चेन होती है, इसलिए उसका जो डाइजेशन कहलाता है वो कहलाता है एमाइलेज। प्रोटीन का जो डाइजेशन करता है उसमें वो प्रोटीएज कहलाता है। तो जनरली जो एंजाइम है उनका जो नामकरण किया गया है वो किस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है उसके आधार पर उसका नामकरण किया गया है। जैसे अगर वो प्रोटीन को कर रहा है तो प्रोटीएज, अगर वो लिपिड को कर रहा है तो लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट या एमाइलोज को कर रहा है तो एमाइलेज। तो नाम से ही आप समझ लीजिए कि अगर लिपिड को कर रहा है तो उसमें आखिरी में लग जाएगा एज, तो लाइपेज। प्रोटीन को कर रहा है तो आखिरी में लग जाएगा प्रोएज यानी कि प्रोटीएज। अमाइलोज को कर रहा है तो आखिरी में लग जाएगा एज यानी कि एमाइलेज। तो इस तरीके से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के एंजाइम को उनके नाम से ही हम जान सकते हैं। तो लिपिड को जितने भी करते हैं उनका नाम क्या है? लाइपेज, यानी लिपिड यानी कि वसा। तो वसा के पाचन के लिए क्या है? लाइपेज। जबकि जो टाइलिन है ये किसको करता है? कार्बोहाइड्रेट को करता है। सर वसा के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम में भी होता है ना? नहीं, अंतिम में लाइपेज में होता है सर, उससे पहले होता है ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों प्रोटीन के लिए है। जिसने भी लिखवाया है या जहां भी आपने पढ़ा है वो गलत पढ़ा है। प्रोटीन के लिए पेप्सिन और ट्रिप्सिन, पेप्सिन रिलीज होता है स्टमक यानी अमाशय में, ट्रिप्सिन रिलीज होता है अग्नाशयिक रस में, और जो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन ये सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। जबकि लाइपेज यानी कि गैस्ट्रिक लाइपेज है तो स्टमक में रिलीज हो रहा है, इंटेस्टाइनल यानी पैंक्रियाटिक लाइपेज है तो वो पैंक्रियाज से रिलीज हो रहा है। और ये जितने भी लाइपेज है वो वसा का पाचन करेंगे। जबकि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइनोपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये सब प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ होता है? ए है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य होगा। बी है फेफड़ा, सी है वायु कूपिका और डी है माइटोकॉन्ड्रिया।
तो ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव्य। द्रव्य में, यानी साइटोप्लाज्म में। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये प्रक्रिया है ग्लाइकोलिसिस, जो जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है और नेट 2 एटीपी का लाभ होता है। 2 एटीपी का लाभ होता है ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए कि ग्लूकोज का टूटना, यानी ग्लूकोज मतलब ग्लाइको और लिसिस मतलब टूटना, तो ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाएगा? ग्लाइकोलिसिस। और जो होगी कोशिका द्रव में। और ये प्रक्रिया कैसी है? वायवीय है कि अवायवीय? एरोबिक की एनारोबिक? कैसी प्रक्रिया है? जो ग्लाइकोलिसिस है ये अवायवीय प्रक्रिया है, यानी कि एनएरोबिक प्रक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। अगला क्वेश्चन करते हैं। पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? ए है जाइलम, बी है फ्लोएम, सी है क्लोरोप्लास्ट और डी है रंध्र। तो पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम। डी होगा फ्लोएम। बी होगा कि ए होगा? बी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? फ्लोएम। क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है? भोजन की। अगर जल और खनिज लवण की बात होती तो जाइलम करता। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की बात होती तो क्लोरोप्लास्ट का नाम आता है, वाष्पोत्सर्जन की बात होती तो रंध्र का नाम आता। तो बात किसकी हो रही है? भोजन की। तो भोजन का संवहन कौन करता है? फ्लोएम। जल और खनिज लवण का करता है जाइलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जो 32वां क्वेश्चन है, इसमें किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है?
ये हम इससे पहले भी करवा चुके हैं। इस प्रक्रिया में जो जनन प्रक्रिया है, जनन प्रक्रिया वही आवश्यक है जीव को अपना अस्तित्व बनाने के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन हम दोबारा नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन करते हैं। ये इससे पहले वाले सेट में दिया गया था, ये रिपीट हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? चित्र जो है ये चित्र है, इसका ऑप्शन है मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, सी है द्विखंडन, और डी है पुनरुद्भवन। तो बताइए, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? मुकुलन, प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, की द्विखंडन, की पुनरुद्भवन? बी आंसर होगा। इसका आंसर बी होगा, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन का मतलब यह है कि कोई भी पार्ट, पौधे का कोई भी पार्ट अगर वो नया पौधा तैयार कर रहा है तो वो कहलाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये जो पौधा है, ये किस पौधे की लीफ है? ये है ब्रायोफिल्लम। ये लीफ जो है, एक पौधा होता है जिसको हिंदी में अजूबा कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है ब्रायोफिल्लम। तो इस पौधे में क्या होता है, जो इसके इन्वेजिनेशन होते हैं, उस इन्वेजिनेशन से क्या निकलते हैं? नया पौधा निकलने लगता है और अपर साइड उसके लीव्स और स्टेम डेवलप होंगे और बिलो उसमें रूट्स डेवलप होंगे। तो ये पौधे का अगर यही पार्ट, यानी जिसको कलिका कहते हैं, अगर इसको ब्रेक करके फिर हम अगले में लगा दें तो क्या होगा? नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये किस तरीके का है? कायिक प्रवर्धन, क्योंकि इसमें लीफ जो है वो बना रही है नया पौधा। इसी तरीके से अगर हम किसी का स्टेम काट के लगा दें, फॉर एग्जांपल जैसे हम रोज का लगाते हैं, तो हम स्टेम उसका ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करके फिर लगा देते हैं नई जगह पे, तो फिर नया पौधा तैयार हो जाता है। तो वो स्टेम से निकला, वो भी कायिक प्रवर्धन है। लीफ से निकला तो भी कायिक प्रवर्धन है। और अगर कोई अदर पार्ट है जिससे नया पौधा तैयार हो रहा है, तो वो सारे मेथड क्या है? वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आते हैं। बाकी को आपको पता ही है, मुकुलन, द्विखंडन या पुनरुद्भवन, ये क्या है? एसेक्सुअल मेथड है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट।
बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है निषेचन, परागण, अंकुरण और संलयन। तो बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थिति में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या अंकुरन कहते होगा हैं? सर, अंकुरन सर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था कि अगर बीज में भ्रूण है यानी कि जो सीड है उसमें एम्ब्रियो है और उसको फेवरेबल कंडीशन मिली, यानी कि क्या हुआ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी बढ़िया है, सॉइल ठीक है, और टेम्परेचर ठीक है, इसके अलावा वाटर मिल रहा है, तो वो क्या होता है, वो जो सीड है वो नया पौधा बना लेता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अंकुरण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको उतार लीजिए, फिर अगले सेट को अगली बार करेंगे या कल करेंगे जब भी होगी क्लास। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।